हेलो एवरीवन। तो हम सब ने कल देखा था कि 2025 का हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दी थी PYQs GS 1। ठीक है, तो आर वेरी इजी लैंग्वेज में, क्योंकि 2026 के लिए हमें PYQs देखना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट कम से कम 10 ईयर की। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, Question number 31. Consider the following statement. Statement 1. Studies indicate that carbon dioxide emission from cement industry account for more than 5% of global carbon emission. मतलब सीमेंट इंडस्ट्री से ग्लोबल CO2 इमिशन का 5% से ज़्यादा आता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, Statement number 2. Silica bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement. ये क्या कह रहा है कि सीमेंट बनाते वक्त सिलिका वाली क्ले को लाइमस्टोन के साथ मिक्स किया जाता है। यस, ये भी सही है। एंड ऑफ स्टेटमेंट 3. लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये कह रहा है कि क्लिंकर बनाने का दौरान लाइमस्टोन क्या है, लाइमस्टोन का क्या है, CaCO3 और लाइम CaO में बदल जाता है। तो ये भी सही है। व्हाट्स द आंसर इज डैट? आंसर होगा इसका ए। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन 1। ठीक है, Question number 32. Consider the following statements. Statement 1. At the 28th United Nations Climate Change Conference COP28, India refrained from signing the Declaration on Climate and Health. इंडिया ने COP28 में हेल्थ से जुड़े इस समझौते पर साइन नहीं किए हैं। तो ये सही है। ठीक है, Statement 2. The COP28 Declaration on Climate and Health is a binding declaration, and if signed, it becomes mandatory to decarbonize health sector. ये एक बाइंडिंग समझौता है और इसे हेल्थ सेक्टर को कार्बन फ्री करना पड़ेगा। ये गलत है। ठीक है, Statement 3. If India's health sector is decarbonized, the resilience of its healthcare system may be compromised. ये अगर हेल्थ सेक्टर को कार्बन फ्री किया गया तो हेल्थ केयर सिस्टम कमज़ोर, मतलब रिसाइलेंस कंप्रोमाइज़ हो सकता है। इसलिए ये सही है। इंडिया की चिंता यही थी कि कूलिंग और एनर्जी ज़रूरत पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 इज़ राइट। तो व्हाट्स द आंसर इज डैट? देखो आंसर नंबर सी, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट एंड डैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33. Consider the following statement. Statement 1. Scientific studies suggest that a shift is taking place in the earth rotation and axis. मतलब कि धरती के घूमने के तरीके और उसकी एक्सेस में बदलाव क्यों आ जाता है, इसका कारण है स्टडीज़ कहते हैं कि अर्थ की रोटेशन और एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए ये सही है। Statement 2. Solar flares and associated coronal mass ejections bombarded the Earth's outermost atmosphere with a tremendous amount of energy. मतलब सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शंस अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट. As the Earth's polar ice melts, the water tends to move towards the equator. मतलब पोलर आइस मेल्ट होने पर पानी इक्वेटर की तरफ मूव करता है। यस, ये मूव करता है। तो ऑप्शन, व्हाट्स द ऑप्शन इज दैट? ये भी सही है।
चलो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर बी, बोथ 2 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ऑल सही है पर ओनली वन एक्सप्लेन, ठीक है, 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change। पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ग्लोबल डिस्कशन में काफ़ी चर्चा में रहता है, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट्स। मतलब आर्टिकल 6 कार्बन मार्केट के प्रिंसिपल्स बताता है, ये सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 3, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज टू रिच देयर क्लाइमेट टारगेट्स। क्या है कि आर्टिकल 6 इंटर कंट्री नॉन मार्केट जैसे टेक्नोलॉजी शेयरिंग, फाइनेंसेस, कैपेसिटी बिल्डिंग्स को प्रमोट करता है, तो ये भी सही है। व्हाट्स द आंसर इज डैट, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 दोनों करेक्ट हैं एंड दोनों एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। क्या है कि ये नेचुरल सॉल्यूशन फाइनेंस हब किसने लॉन्च किया है? ये इसने किया है ADB, मतलब द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये हब नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए फाइनेंस मोबिलाइज करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विथ रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर an emerging technology, which of the following statement is are correct? It can be used as a way of carbon sequestration। ये सही है, ठीक है, क्योंकि DSC का यूज़ कार्बन सिक्वेंशन के लिए हो सकता है। ये एयर से CO2 पकड़ स्टोर करना इनका काम है। इट कैन बी अवेलेबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। एंड ये भी सही है, इन एविएशन इट कैन बी ए सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। तो ये भी सही है, क्योंकि CO2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल बना सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, रिगार्डिंग पीकॉक tarantula, गुटी tarantula, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इट इज़ एन omnivorous crustacean। ये omnivorous नहीं बल्कि ये कार्निवोरियस मांसाहारी होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट, तो 1 काट दो। ऑप्शन नंबर 2, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज़ ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया। यस, इट इज़ लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया। ये आंध्र प्रदेश या नाडियाल के आसपास के छोटे से जंगल में मिलती है, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। ऑप्शन 3, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट्स इट इज़ एन आर्बोरियल स्पीसीज़। ये सही है। ये आर्बोरियल का मतलब होता है पेड़ों पर रहने वाले। ये मकड़ी ज़मीन पर नहीं, पेड़ों के टहनियों में रहती है, ठीक है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ऑप्शन डी इज़ राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लो। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 emission in India are less than 0.5 CO2 कैपिटा। इंडिया में पर कैपिटा CO2 emission 0.5 टन से कम है, नहीं, ये गलत है। इंडिया का पर कैपिटा CO2 1.8 या 2 के आसपास है, ठीक है, 0.5 से काफ़ी ज़्यादा है,
तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2, इन टर्म्स ऑफ CO2 emission फ्रॉम फ्यूल combustion, इंडिया रैंक सेकेंड इन एशिया पैसिफिक रीजन। फ्यूल combustion से CO2 इमिशन में इंडिया एशिया पैसिफिक में सेकेंड रैंक पर है, ये सही है। ठीक है, फर्स्ट में कौन है? चाइना है। फर्स्ट में कौन है? चाइना। ऑप्शन नंबर 3, electricity and heat producers are the largest source of CO2 emission in India. इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शंस इंडिया में CO2 का सबसे बड़ा सोर्स है। यस, ये सही है, क्योंकि कोल बेस्ड पावर प्लांट मेजर रीज़न है इनके। ठीक है, तो व्हाट्स द आंसर इज डेट? आंसर नंबर सी इज राइट। ठीक है, आंसर नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्लांट डिस्क्रिप्शंस। ऑप्शन 1 कसावा, ये एक वुडी सब है। यस, ये लकड़ी वाला जीरादार होता है, ये सही है। जिंजर, हर विथ स्यूडोस्टम, तो ये भी सही है। मालाबार स्पेंज, ये हार्वियस क्लाइंबर, ये भी सही है। ठीक है, और मिंट, ये एनुअल सब है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये एनुअल सब नहीं है, ये पेनिनसुला हर्ब है। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर 5 पपाया वुडी सर्व, ये वुडी सर्व नहीं है। ये क्या है? पपीता, ये वुडी सर्व नहीं है, ये गेंद हर्ब है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज करेक्ट। 3 सही है ना? 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 40, विथ रेफरेंस टू द प्लांट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस बाय ओशियन। ये क्या कह रहा है कि रेन फॉरेस्ट समुद्र से ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं? नहीं, असल में समुद्र सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन 2, मैरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। क्या? हाँ, लगभग 50 से और 80% ऑक्सीजन समुद्र से ही आती है, तो ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, वेल ऑक्सीनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्डर्स हायर ऑक्सीजन देन दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर। मतलब कि क्या पानी की सरफेस वाटर में हवा के मुकाबले गुना ज़्यादा ऑक्सीजन होती है? बिल्कुल नहीं, हवा में ऑक्सीजन लगभग 21% होती है, जबकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज ओनली 2 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। ऑप्शन 1 फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ बैटरी से चलते हैं। यस, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स। यस, ये भी सही है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनकर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। यस, ये भी सही है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक मोटर से बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 ऑल आर राइट। क्वेश्चन नंबर 42, विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAVs consider the following statement. ऑप्शन 1 ऑल टाइप ऑफ UAVs कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। नहीं, ऑल टाइप ऑफ वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिक्स्ड विंग रॉन्ग्स अनवे चाहते हैं, सिर्फ क्वाड कॉप्टर वोल्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ऑल टाइप्स ऑफ UAVs कैन डू ऑटोमेटेड हॉवरिंग। नहीं, हॉवरिंग सिर्फ रोटरी ड्रोन्स कर पाते हैं, एयरप्लेन टाइप्स ड्रोन नहीं। ठीक है,
ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3, ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन बैटरी ओनली एज ए सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। सभी यूएवी सिर्फ बैटरी से ही चलते हैं? नहीं, कुछ पेट्रोल से, कुछ हाइब्रिड से, कुछ सोलर से भी चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज कंसाइडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन कौन से सही है? कोबाल्ट, ग्राफिट, लिथियम, निकल। तो कोबाल्ट, लिथियम एंड निकल ये होता है कैथोड, एंड ग्राफिट ये क्या होता है? एनोड में होते हैं, नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो व्हाट्स द आंसर इज डेट? आंसर नंबर ओनली 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 44, कंसाइडर द फॉलोइंग सिगरेट। ऑप्शन नंबर 1 सिगरेट बड्स, ऑप्शन 2 आई ग्लास लेंसेज, ऑप्शन 3 कार टायर्स। हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक्स। तो कौन कौन से कंटेंट प्लास्टिक करते हैं? ऑल आर 3, ऑल आर डू कंटेन प्लास्टिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 45, कंसाइडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेज। ऑप्शन 1 इथेनॉल, ऑप्शन 2 नाइट्रोग्लिसरीन और ऑप्शन 3 यूरिया। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी used in the production of many, how many of them। तो क्या होगा इसमें? कोल ग्लासिफिकेशन CO+H2। इथेनॉल केमिकल प्रोसेस से है, ये सही है। एंड यूरिया भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है, बट नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव कोल गैस से नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 46, what is the common characteristics of the chemical substances generally known as Cl20, HMX and LLM 105 which are sometimes talked about in media। तो क्या होगा? ये केमिकल सब्सटेंस की चीज़ के लिए फेमस है, ये फेमस है कौन चीज़ के लिए? दीज आर अल्टरनेटिव टू हाइड्रोफ्लोरिक रीजन्स? नहीं, दीज आर एक्सप्लोसिव्स इन मिलिट्री वेपन्स। किसके लिए फेमस है? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मोजाराना वन चीफ विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। ये मोजाराना वन चीप से क्वांटम कंप्यूटिंग पॉसिबल हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि मोजाराना फेरिमस फ्यूचर के क्वांटम कंप्यूटर के लिए इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, इसलिए ये सही है। ऑप्शन 2, मोजाराना वन चीप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजॉन वेब सीरीज AWS। ये इंट्रोड्यूस की है, मतलब मोजाराना वन चीफ अमेजॉन वेब सीरीज़ ने इंट्रोड्यूस की है? नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड रिसर्च है। ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट है। तो देखो, 2 को काटो, 2 को काटो, 2 को काटो। ऑप्शन नंबर 3 अपना ही आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। पर 3 देख लेते हैं क्या कह रहा है। डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है, बिल्कुल सही ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, विथ रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफ्टन मेंशन इन न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, देखते हैं। दे आर मैन मेड प्रोटीन्स। ये मैन मेड प्रोटीन्स होते हैं? हाँ, लैब में बनाए जाते हैं। ऑप्शन 2, दे स्टिमुलेट immunological function due to their ability to bind to specific antigens। ये स्पेसिफिक एंटीजेंस से बाइंड करके इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। यस, ये उनका मेन काम होता है, ठीक है। ऑप्शन 3, दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस। इनका यूज़ निपा जैसे वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में होता है। यस,
ये होता है एक्सपेरिमेंटल और इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स में यूज होते हैं, ठीक है। तो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 49, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स। नहीं, ये गलत है। कोई भी वायरस ओशन वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकता। नहीं, समुद्र में मेरीन वायरसेस होते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन 2, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। कोई वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं करता। नहीं, ये गलत है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ये भी गलत है। ऑप्शन 3, नो वायरस कैन चेंज द सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल। मतलब कि वायरस होस्ट सेल के ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी को चेंज नहीं करता, ये गलत है। वायरस होस्ट मशीनरी को हाईजैक करता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। व्हाट इज द आंसर इज डैट? आंसर होगा डी, नन। क्वेश्चन नंबर 50 देखो। स्टेटमेंट 1, एक्टिवेटेड कार्बन इज ए गोल्ड एंड an attractive tool to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from virus industries। मतलब कि एक्टिवेट कार्बन पॉल्यूटेंट को रिमूव करने में यूज़फुल है। यस, ये यूज़फुल है। और स्टेटमेंट 2, एक्टिवेट कार्बन एक्सहिबिट्स ए लार्ज सरफेस एरिया एंड ए स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हेवी मेटल। एक्टिवेट कार्बन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और हेवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करता है, ये भी सही है। ऑप्शन स्टेटमेंट 3, एक्टिवेट कार्बन कैन बी इजली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम environmental waste with a high carbon context। एक्टिवेटेड कार्बन रिच वेस्ट जैसे कोकोनट सेल से बनाया जा सकता है, ये भी सही है। तो व्हाट्स द आंसर इज डैट? आंसर नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन 1, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। ऑर्डिनेंस किसी भी सेंट्रल एक्ट को अमेंड कर सकता है, हाँ, क्योंकि ऑर्डिनेंस टेम्पररी लॉ होता है और प्रेसिडेंट बनाता है, इसलिए सेंट्रल एक्ट को अमेंड कर सकता है। ऑप्शन 2, एन ऑर्डिनेंस कैन ब्रिज ए फंडामेंटल राइट। मतलब ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट को कम कर सकता है? नहीं, फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकता, ना कम कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3, एन, तो ये गलत है। देखो 1 सही था, 2 गलत है। 2 काट दो, 2 काट दो, 2 काट दो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। पर ऑप्शन देख लेते हैं। 3, एन ऑर्डिनेंस कैन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ए बैक डेट। ऑर्डिनेंस पिछली तारीख से लागू हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 52, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर स्टेट डिस्क्रिप्शंस। अरुणाचल प्रदेश। Arunachal Pradesh, the capital, is named after a fort and the state has 2 national park। Yes, capital ईटानगर फोर्ट के नाम पर है और नेशनल पार्क 2 है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2, नागालैंड, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। स्टेट बना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, यस, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 3, त्रिपुरा, इनिशियली ए पार्ट सी स्टेट, इट बिकेम ए सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1956 लेटर अटेंड द स्टेटस ऑफ द फुल फ्लैग स्टेट। तो त्रिपुरा पहले पार्ट सी स्टेट था 1956 के बाद यूटी में, उसके बाद में फुल स्टेट में हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या? सी इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कि ये
क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग. Statement 1, the Inter-State Council. 2, the National Security Council. 3, Zonal Councils. देखिए क्या दिया हुआ इसमें. How many of the above were established as per the provision of the constitutional body? ठीक है, देखते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. चलिए देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए, द इंटर स्टेट काउंसिल. ये आर्टिकल 263 के तहत बनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो 1 इज़ करेक्ट. एंड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये कानून या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो ये 2 इज़ इनकरेक्ट. जोनल काउंसिल, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पार्लियामेंट के कानून से बनी है, ये स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो व्हाट्स द आंसर इज डैट? आंसर नंबर ए, ओनली 1. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 54, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ऑप्शन 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया explicitly mention that in certain spheres the governor of state of his act in his her own discretion. गवर्नर और पंचायत की पावर्स देख लो. गवर्नर की डिस्ट्रिक्शंस मतलब विवेका शक्ति क्या है. कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 163 में साफ लिखा है कि गवर्नर कुछ मामलों में अपनी मर्जी से काम कर सकता है, तो ये सही है. ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट. ऑप्शन नंबर 2, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ओन रिजर्व ए बिल पास्ड बाय ए स्टेट लेजिस्लेचर और फॉर हिज हर कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न. कि प्रेसिडेंट बिल खुद रिजर्व कर सकता है? नहीं, ये नहीं कर सकता. गवर्नर ही बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करता है. ये आर्टिकल 200 में लिखा है. प्रेसिडेंट खुद जाकर स्टेट लेजिस्लेचर से बिल नहीं उठा सकता, ये गलत है. ठीक है. ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट एंड ओनली 1 इज़ करेक्ट. ठीक है. Question number 55, consider the following pairs provision in the Constitution of India and states under. Constitution की provision का सही मिलान देखिए क्या कौन से हैं. Separation of judiciary for the executive in the public service of the state. मतलब separation of judiciary for executive ये आर्टिकल 50 DPSP में है, तो ये सही है. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 2, वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, तो ये भी सही है. ठीक है. ऑप्शन नंबर 3, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन below the age of 14th year in factory, तो ये क्या है? ये प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स, ये आर्टिकल कितना 24 में आता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, ये भी सही है. तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. ऑल 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 56, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with reference to the Constitution of India. If an area in a state is declared as scheduled area under the 5th schedule, अगर किसी स्टेट का एरिया 5th शेड्यूल के अंडर शेड्यूल एरिया डिक्लेयर हो जाता है, तो क्या होगा? स्टेटमेंट 1, द स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड ए लोकल बॉडी एज्यूम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर खो देती है और लोकल बॉडी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है. नहीं, ये गलत है.
क्योंकि ये 5th शेड्यूल में स्टेट गवर्नमेंट की पावर ख़त्म नहीं होती। गवर्नर के पास स्पेशल पावर होती है ट्राइबल प्रोटेक्शन के लिए, तो लोकल बॉडी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाती। ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन नंबर 2, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक over the total administration of such areas under certain circumstances on the recommendation of the governor। कुछ circumstances में गवर्नर की रिकमेंडेशन पर यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ले सकती है। नहीं, ये गलत है। यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर नहीं कर सकती। ठीक है, गवर्नर का रोल होता है पर ऐसा डायरेक्ट प्रोविज़न नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी नीदर 1 और 2 इज ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन मिनिस्टर। ऑप्शन 1 द नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड। द नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नहीं, ये गलत है क्योंकि ये नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है। तो ऑप्शन 1 इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 द कोर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, ये भी गलत है। कोर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ MSME हेवी इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, ये MSME के अंदर आती है, ये हेवी इंडस्ट्री नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 द नेशनल सेंटर ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। नहीं, ये भी गलत है क्योंकि ये नेशनल सेंटर ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, नन। क्वेश्चन नंबर 58 कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन 1 स्टेट लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल लिस्ट। ऑप्शन 2 एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट। ऑप्शन 3 कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। चलो देखते हैं। 4 a constitutional amendment with respect to which of the above ratification by the legislature of not less than half of the state is required before presenting the bill to the President of India for assent। मतलब इनमें से कौन से अमेंडमेंट के लिए हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन ज़रूरी है? ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले मैटर्स में स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव करना हो तो 50% स्टेट्स की परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट में बदलाव मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशन बदलना, स्टेट्स की परमिशन चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट, ये डायरेक्ट स्टेट से जुड़ा है, परमिशन चाहिए इसमें भी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस, इस ऑफिस इसलिए स्टेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये सिंपल या नॉर्मल अमेंडमेंट प्रोसीजर से हो सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज करेक्ट, इज ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his her office। गवर्नर कोर्ट के सामने आंसरेबल नहीं होता, ये सही है क्योंकि ये आर्टिकल 361 में है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 2, नो क्रिमिनल proceedings shall be instituted or constituted against the governor during his her term of office। मतलब गवर्नर के खिलाफ टर्म के दौरान क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। ये भी सही है क्योंकि टर्म के दौरान क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर 3, मेंबर्स ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said within the house। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर कोर्ट में किसी बात के लिए रिलेबल नहीं होते जो हाउस में बोली हो। ये गलत है क्योंकि प्रोटेक्शन सिर्फ सिविल लिबर्टी से होती है, क्रिमिनल मैटर में प्रोटेक्शन नहीं होती। तो ये इनकरेक्ट है। देखो इसमें ऑप्शन नंबर 3 काटो 3 ऑप्शन नंबर ए इज राइट 1 and 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इन आवर कंट्री। तो ये क्या है, PNGRB ये रेगुलेटर है। इसका असली काम तब शुरू होता है जब तेल या गैस ज़मीन से निकल चुका होता है। यहाँ ये ध्यान रखता है कि तेल सही से स्टोर हो, पाइप से सही जगह पहुँचे और कस्टमर तक सही तरीके से बिके। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, ये कच्चा तेल निकालना, मतलब कि ज़मीन से तेल निकालना। ये एक्सप्लोटेशन और प्रोडक्शन का काम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और डायरेक्टोरेट जनरल हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं। PNGRB ये कानून को अलाउ नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर, व्हाट द आंसर इज डेट, ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, रिफाइनिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पेट्रोलियम, ये तेल निकालने के बाद उसे साफ़ करना, ये बड़े टैंक्स में रखना स्टोर और डिस्ट्रीब्यूशन PNG में कामों में से एक है। ये PNG के काम में से एक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। ऑप्शन नंबर 3, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये पेट्रोल पंप्स पर तेल कैसे बिकेगा, उसकी मार्केटिंग के रूल्स क्या होंगे, ये सब PNGRB डिसाइड करता है ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। तो ये भी सही है। ऑप्शन 1 and 2 इज़ करेक्ट। एंड ऑप्शन नंबर 4, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, ये जैसे कच्चा तेल निकालना PNGRB का काम नहीं है, वैसे ही नेचुरल गैस निकालना प्रोडक्शन भी इसका परव्यू से बाहर है। ये भी DGH के अंदर आता है। तो 1 and 4 इज़ इनकरेक्ट, 2 and 3 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर B इज़ राइट, ओनली 2। ठीक है। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड की थी 2025 का PYQs, क्योंकि उसमें 30 क्वेश्चन थे। आइए पार्ट 2 अपलोड करूँगी, 30 क्वेश्चन है। क्योंकि मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच, एंड PYQs बहुत ज़रूरी है। सो डेट्स द रीज़न मैं पार्ट वाइज ये कवर कर रही हूँ। ठीक है। एंड PYQs देखें क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बाय बाय।